Hello, aspirants, and welcome to another session of our ongoing course of Mains 450 plus. ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अराउंड 450 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2024 मेंस। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए। बात के लिए मत छोड़िएगा इस चीज़ को। एनीवे, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इससे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक जो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है, उसका बैकग्राउंड बता सकूँ, उसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको दे सकूँ, ताकि आप मीन्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है उस पर तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें विद योर स्टैटिक प्लस करंट नॉलेज। चलिए, तो आप जो सामने देख रहे हैं वो है इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पर है यूएसए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। यहाँ पर है यूएसए, दिस इज जापान, हियर इज चाइना एंड हियर इज इंडिया एंड नीचे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो शुरुआत कहाँ से माने हम इसकी मानते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट है यूएसए की, वहां तक हम लोग मानते हैं कि ये है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, अब आप जरा इन 4 कंट्रीज को कनेक्ट कीजिए। जापान को इंडिया, यहाँ पे यूएसए से, और फिर इधर ऑस्ट्रेलिया से। कैसा साइन बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल जैसा बन रहा है, और इसी को कहते हैं कॉर्ड ग्रुपिंग। ठीक है, जिसका इंडिया पार्ट है। ओके, ये कॉर्ड ग्रुप को आप कह सकते हो कि इट इज एक तरह कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, इट इज जस्ट ए कॉपरेशन, काइंड ऑफ कॉपरेशन एग्रीमेंट, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रीली, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है, कोई मिलिट्री अलायंस। ठीक है, बट हाँ, इसका एक कॉमन गोल है दैट इस रीजन में, ये जो रीजन है पूरा पैसिफिक, इसमें चाइना का जो एग्रेशन बढ़ रहा है ना, उसको रोकना सबसे बड़ी टेंशन है इस वक्त यूएसए की। क्योंकि जितने भी कंट्रीज आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये फिलीपींस है, ठीक है, इधर ये वाला रीजन वियतनाम है, ये सब यूएस के क्लोज अलाइज हैं। जापान, ये साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर न्यूजीलैंड, ऑल दीज आर क्लोजर टू यूएसए। और चाइना का जिस हिसाब से एग्रेशन यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो वो यूएसए की एक टेंशन बना हुआ है। ठीक है, तो उसी को काउंटर करने के लिए उसने अपनी एक न्यू पॉलिसी भी निकाली थी विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडो पैसिफिक रीजन। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस पैसिफिक रीजन में एक ट्राइंगुलर टाइप का शेप में काफी सारे आइलैंड्स मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं फ्रेंच पॉलिनेशिया। राइट, फ्रेंच पॉलिनेशिया, तो फ्रांस भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। कई सारे आइलैंड हैं जो यूके के में अंडर में, तो यूके भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इसलिए पूरा नाटो रीजन का फोकस जो पूरा बना हुआ है वो इसी रीजन में बना हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ चाइनीज एग्रेशन। क्लियर? तो ये बैकग्राउंड स्टोरी आपको समझ में आई हो तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। जहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो नाटो है ना, इसके एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं नाटो और इंडिया के बीच में थोड़ा क्लोज पार्टनरशिप हो। ओके, फिर अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएसए गए थे, ठीक है, तो वहां पर भी जो इनका पार्लियामेंट था, वहां पर स्पीच भी दी थी प्राइम मिनिस्टर में। तो फिर वहीं के कुछ लेजिस्लेचर ये चाहते थे कि एक लॉ लाया जाए जिसमें ये लोग इंडिया को नाटो प्लस 5 का डिफेंस स्टेटस देना चाहते थे। अभी नाटो+5 है क्या? तो देखिए, नाटो तो अपने आप में है 31 मेंबर्स का एक ग्रुप। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। इनका गोल क्या था? टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द मेंबर स्टेट्स। और इसमें इनका एक आर्टिकल 5 होता है जो कहता है कि अगर एक भी मेंबर पर अटैक होता है तो वो सभी मेंबर पर अटैक माना जाएगा और सभी मेंबर मिलकर उस अटैक के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आई? सो सीधे सीधे आप कह सकते हो इट इज एक्चुअली ए ट्रीटी बेस्ड मिलिट्री अलायंस। राइट, अब जरा इमेजिन कीजिए इस आर्टिकल 5 की सिचुएशन को। अगर यूक्रेन इसका पार्ट होता तो आपको क्या लगता है आज क्या हो रहा होता? पूरी नाटो फोर्सेज रशिया से फाइट कर रही होती, क्योंकि यहाँ पर लॉ है, ये रूल है, ये ट्रीटी में लिखा हुआ है, एक मेंबर पर अटैक यानी सभी मेंबर पर अटैक। क्यों स्वीडन और एक और आई थिंक फिनलैंड, ये क्यों नाटो के मेंबर बनने के लिए इतना क्यूरियस हैं? जो मैंने आपको न्यूज़पेपर में समझाया था कि टर्की का स्वीडन की मेंबरशिप को रोक के रखा हुआ है। ठीक है, उनका पर्सनल कुछ डिस्प्यूट है दोनों के कुर्दिश मिलिटेंट्स को लेकर। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं, मतलब ये लोग चाहते हैं कि
हम इसका पार्ट बन जाएं ताकि हमारी जो सेफ्टी है अगेंस्ट एग्रेसर लाइक रशिया वो इंश्योर हो सके। क्लियर? तो ये है नाटो का काम। अब +5 मेंबर्स क्या हैं? देखिए +5 मेंबर्स कुछ ऐसे एलाइज जो फॉर्मली नाटो का पार्ट नहीं है बट यूएसए से बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप शेयर करते हैं। इन 5 में आते हैं हमारे पास जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, जापान की तो अपनी आर्मी भी नहीं है आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दोनों आसपास ही हैं, ठीक है, और उसके बाद है इसराइल। इसराइल इज कंसिडर्ड लाइक ए सन ऑफ यूएसए, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो कि मिलिटरली बहुत क्लोज कोऑपरेशन रखती हैं यूएसए के साथ। तो इसी के साथ वो चाहते थे कि इंडिया भी इसको ज्वाइन करे ताकि इंडिया यूएसए का साथ दे सके इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। ओके, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, ठीक है। अब इस मैप में यहाँ पर एक्चुअली वो ढक गया है ये फिलीपींस की वजह से, बट आप मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे एक ताइवान है, ठीक है, ताइवान। तो मैंने कल आपको सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने उसमें बताया था ताइवान का क्या रेलेवेंस है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस है, ठीक है। तो जो चाइना है वो मानता है कि ताइवान सिर्फ अलग हुआ है उससे, लेकिन फिर भी वो चाइना का ही पार्ट है, ताइवान। ओके, ये मानी जाती है चाइना की वन चाइना पॉलिसी। वो कहता है कि चाइना ताइवान हमारा ही पार्ट है चाइना का, ठीक है। हुआ क्या था जब चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था ना, तो चाइना में जो रूल कर रहा था चियांग काई शेक, ओके, ये था डेमोक्रेटिक आदमी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है, डेमोक्रेसी वाले। और चाइना में एक अलग ही एक पावर राइज हो रही थी माओ के अंडर में, कम्युनिस्ट पावर। तो फिर जब यहाँ पे सिविल वॉर हुई तो इन कम्युनिस्ट ने पावर कैप्चर कर ली बीजिंग में, ठीक है। और ये जो चियांग काई शेक उसके सपोर्टर्स थे ये लोग भाग के आ गए ताइवान में, और इसे ताइवान आज भी एक डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो वो बस ये मानता है कि ताइवान हमसे भले ही अभी अलग है लेकिन वो है हमारे मेनलैंड चाइना का ही पार्ट, और आज चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, ओके। तो ये इनका हिस्टोरिकल इशू है, कभी चाइनीज रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप वन चाइना पॉलिसी को याद रखिए। और इसी वन चाइना पॉलिसी की वजह से इसने सब चाइना ने सभी कंट्रीज को अल्टीमेटम दे रखा है कि कोई भी ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकता, ओके। तो आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ सभी कंट्रीज की एम्बेसी है बट ताइवान की एम्बेसी नहीं है, अरे, क्योंकि आप चाइना वन चाइना पॉलिसी को अगर फॉलो करते हो तो आप ताइवान को इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बात हुई। तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना इसके यूएसए की दो मेन कंसर्न है। वन इज ओवरऑल इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी इंक्लूडिंग फिलीपींस वियतनाम इन सब की, ठीक है। और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट ताइवान की सिक्योरिटी। तो इसी को इंश्योर करने के लिए चाहता है कि अलोंग विथ जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अगर इंडिया भी नाटो के साथ एक तरह की डिफेंस पार्टनरशिप कर ले तो चाइना के एग्रेशन को बेटर कंट्रोल किया जा सकता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये बताइए कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि वाई इंडिया शुड ज्वाइन। ये कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे पढ़ना होगा बहुत कुछ या जानना होगा, नहीं, आप एक बार कॉमन सेंस से सोचिएगा कि क्यों इंडिया को ये ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। पहला, अच्छा बताइए मिलिट्रीली इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है या चाइना? ऑफ कोर्स चाइना, एंड कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो सबसे पहला तो कि इससे हमें पहला फायदा ये होगा कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो थोड़ी एनहांस होंगी, ऑलराइट। अगर हम नाटो के साथ एक क्लोज रिलेशन रखते हैं तो हम बेस्ट क्वालिटी के वेपन्स, ओके, बेस्ट इंटेलिजेंस इनपुट्स, ओके, जो कि सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू दिए जाते हैं, इस तरह की हमारी जो ओवरऑल डिफेंस कैपेबिलिटीज होगी तो ये थोड़ी एनहांस होगी, तो हम चाइना को एक बेटर डेटर कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस विल एक्ट एज ए बेटर डेटरेंस अगेंस्ट चाइना। और फिर नाटो के अगर आप क्लोज आते हो यानी कि आप यूके, फ्रांस, ठीक है, इनके साथ भी आपके जो मिलिट्री रिलेशंस होंगे, डिफेंस रिलेशन, वो और ज्यादा स्ट्रांग होंगे जब हम नाटो के +5 के मेंबर होंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग इसराइल, इसराइल 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 इज ए ग्रेट पावर। मिलिट्री की जब बात आती है तो इसराइल शायद सबसे एफिशिएंट है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, ठीक है। तो पहला, डिफेंस कैपेबिलिटीज हमारी बेटर बनेंगी। सेकेंड, वी विल गेट एक्सेस टू हाई टेक मिलिट्री
इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज। अभी आपने देखा हम बायर सेलर की रिलेशनशिप टाइप की चीजें परचेज करते हैं, उसके बाद भी यूएसए हमें जो भी हेलीकॉप्टर देता है या राफेल दिया है फ्रांस ने, दे आर नॉट बेस्ट अमंग दी वर्ल्ड, ओके। क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करती है आपसे। भले ही उसे पैसे की जरूरत होगी या आपके साथ कुछ रिलेशन करने में, वो आपको दे देगा एक बार को। लेकिन स्टिल यूएसए की अगर बात करें तो वो चाइना से भी मिलिटरीली ऑलमोस्ट 75 ईयर्स आगे है। दैट सॉर्ट ऑफ मिलिट्री पावर यूएसए होल्ड, ओके। इवन सारे दुनिया के देश भी अगर एक तरफ हो तो भी यूएसए मिलिटरीली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ओके। तो एक तो ये हमें मिलेगा इनसे हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। और इनकी इंटर ऑपरेबिलिटी में हमें मदद मिलेगी, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए अगर आप आज के टर्म में इंडिया रशिया के रिलेशंस देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है हमें इसमें। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए यूक्रेन वॉर से स्टार्ट होने के बाद से ही रशिया की रिलायंस चाइना पे बढ़ गई है, इकोनॉमिकली भी, ठीक है, और दूसरा डिप्लोमेटिकली भी, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों P5 का मेंबर हैं, P5 जो यूएनएससी में है, दोनों के पास वीटो पावर है। ऑलराइट, अगर कुछ भी होता है तो चाइना का डिप्लोमेटिक सपोर्ट रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह पर। दूसरा, इकोनॉमिकली रशिया मिलिटरी पावर है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत वीक है। तो पूरा मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि एक गैस पाइपलाइन डाली जा रही है ऑलमोस्ट $45 बिलियन की, रशिया चाइना के बीच, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट रशिया में जा रहा है वही उसकी इकोनॉमी को खड़े रखा हुआ है, ऑलराइट। बहुत ज्यादा रिलाई करता है रशिया चाइना पे इकोनॉमिकली। तो इनका जो रिलेशन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता जा रहा है, यू कैन से काइंड ऑफ टोटल सपोर्ट एक दूसरे को। तो उस चक्कर में क्या है, इंडिया के साथ रिलेशन थोड़े से नीचे जा रहे हैं। जब भी चाइना के रिलेशन हमारे साथ खराब होते हैं ना, तो रशिया मोस्ट प्रोबेबली टेक न्यूट्रल स्टांस कि देखिए हम न्यूट्रल हैं, आप लोग आपस में निपट लीजिए। तो फिर ऐसे में हम अब चाइना ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिकली मिलिटरली हमसे ज्यादा पावरफुल है, तो हमें अल्टीमेटली फिर यूएसए की हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। 1962 में भी नेहरू जी को लेटर लिखना पड़ा था यूएसए के प्रेसिडेंट को कि हमें एयर सपोर्ट चाहिए आपका, ठीक है। तो ये हमेशा रहा है, चाइना हमसे मिलिटरी आगे रहा है, स्ट्रांग रहा है, तो हम रशिया से हमें मदद मिलती रही, जैसे 1971 वॉर में मिली थी हमें। लेकिन अभी की सिचुएशन में जो रशिया की खुद की कंडीशन है वो चाइना के ज्यादा क्लोज जा रहा है। और इसका एक और मैंने आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दिया था अपने पिछले वीडियो में कि पाकिस्तान के साथ भी रशिया अब एंगेज कर रहा है, उसके साथ वो डिफेंस डील भी कर रहा है, ऑलराइट। देन उसके साथ अब वो मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है। Okay, तो ऐसे सिचुएशन में हमें यूएसए या ओवरऑल कहिए आप नाटो, इनकी तरफ थोड़ा सा शायद झुकना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ जाना पड़ेगा, ऑलराइट। तो दिस इज द थर्ड रीजन कि हमें क्यों इसमें एंगेज होना चाहिए। और फोर्थ रीजन अगेन इसी से मिलता जुलता है, चाइनीज एग्रेशन। चाइनीज एग्रेशन को अगर डेटर करना है, इसको काउंटर करना है, तो इंडिया यूएस पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। क्योंकि रशिया विल नॉट टेक एनी साइड, वो ना उनका साइड लेगा ना हमारा लेगा। और ऐसे में हमें इनको इनके एग्रेशन को रोकने के लिए शायद हमें यूएसए या नाटो की ही जरूरत पड़ेगी। और अगर इनकी डायरेक्टली जरूरत नहीं पड़ेगी तो एटलीस्ट इनके वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी एंड इनके इनपुट्स, ओके, मिलिट्री इनपुट्स या इंटेलिजेंस कह लीजिए, ठीक है, इसकी जरूरत काफी पड़ती है। ये इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा रोल होता है सबमरीन्स के केस में। कई बार हमारे रडार्स नहीं पकड़ पाते इन चीजों को, ठीक है, लेकिन यूएसए की टेक्नोलॉजी इसमें काफी बेटर है। जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था तो रशिया ने मिसाइल्स ऑलमोस्ट क्यूबा तक पहुंचा ही दी थी, बट यूएसए ने कुछ अपनी इंटरनेट केबल्स बिछा रखी थी अंडर सी, तो उसमें कुछ वाइब्रेशंस देखने को मिले। तब जाके यूएसए को रियलाइज हुआ कि रशियन सबमरीन्स यहां तक पहुंच चुकी हैं, राइट। उसके बाद उन्होंने ऊपर अपने हेलीकॉप्टर भेजे एंड वार्निंग दी रशियन सबमरीन्स को ऊपर आने के लिए। तो इसलिए वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में इंपॉर्टेंट माना जाता है कि अगर वो मिसाइल्स क्यूबा में तैनात हो जाती जो कि यूएसए से कुछ ही किलोमीटर की बॉर्डर है, ओके, मैरीटाइम बॉर्डर, तो वो शायद एक ऐसा टाइम था जब वर्ल्ड सबसे ज्यादा करीब आया होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर की, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। तो इसलिए ये इंटेलिजेंस जो होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन यूएसए ने हमें मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पर भी इनपुट दिया था कि मुंबई पे टेररिस्ट अटैक हो सकता है, लेकिन हमने उस इंटेलिजेंस को रिसीव करने में, प्रोसेस करने में, समझने में ही करीब 48 घंटे का टाइम खराब कर दिया जब तक कि अटैक हो चुका था, ऑलराइट। तो ये एक रीजन है कि हमें क्यों इनके साथ ज्यादा क्लोज आना चाहिए। एंड लास्ट, कि इंडिया की जो यूरोप के प्रति पॉलिसी है वो कुछ क्लियर कट नहीं है।
एक फ्रांस के साथ है जहाँ पे हम थोड़ा सा अभी ज़्यादा क्लोज आ गए डिफेंस के टर्म्स में। लेकिन अगर आप बात यूके की करें, जर्मनी की करें, ठीक है, तो इनके साथ हमारी कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी है नहीं। अगर आप बात करेंगे तो ये पूरा ब्यूरोक्रेटिक में उलझा रहता है। ओके, कोई हाई लेवल पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता यहाँ पर। हाई लेवल पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता कभी। ऐसे डिफेंस को लेके हम लोग ज्यादा बात करते नहीं है। इवन अगर आपको पता होगा तो यूरोप के साथ हम लोग एफटीए नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 16 राउंड हो चुके हैं नेगोशिएशन के, बट अभी तक हम ये तक नहीं कर पाए। तो फिर यूरोप के साथ किसी तरह का मिलिट्री अलायंस तो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। ठीक है। और चाइनीज एग्रेशन में ही हम लोग एक और पॉइंट अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमें यूएसए का सपोर्ट क्यों जरूरी हो जाता है। कि यहाँ पर चाइना ने अभी जब हमने कश्मीर में 370 हटाया था आर्टिकल, तो इन्होंने कश्मीर के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था चाइना ने यूएनएससी में। ऑलराइट, कश्मीर के अगेंस्ट रेजोल्यूशन। तो ऐसे में अगर चाइना हमारे अगेंस्ट खड़ा है, रशिया न्यूट्रल है, तो फिर हमें सपोर्ट कौन करेगा? या तो फ्रांस करेगा, यूएसए करेगा। राइट। दूसरा, एलईटी, ये सारे ये टेररिस्ट हैं, एलईटी टेररिस्ट। ठीक है। इनके टेररिस्ट को जब भी हम लोग सैंक्शन करने करवाने की कोशिश करते हैं यूएन में, चाइना उसको वीटो कर देता है। ठीक है। तो इस चाइना के को काउंटर करने के लिए, इसको थोड़ा डेटर करने के लिए हमें नाटो या यूएसए से थोड़ा क्लोज रिलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। फिर यूरोप को लेके हमारी कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, और ये बहुत बुरी बात है कि यूरोप जैसी पावर को लेके आपके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। ठीक है। सो दिस इज वन रीजन चाइनीज एग्रेशन को डेटर करने के लिए। सेकंड, थर्ड, इंडिया रिलेशन थोड़ा डिक्लाइन पे चल रहे हैं ऑलरेडी, तो हमें किसी का तो सपोर्ट चाहिए। हमें हाई इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाहिए। एंड थर्ड, ये ओवरऑल हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करेगा। ठीक है। सो दिस वॉज द रीजन वाई वी शुड ज्वाइन। ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो हो गए चलिए इनके बेनिफिट, कि हमें ज्वाइन करने पे ये बेनिफिट मिलेंगे। बट अगर बेनिफिट है तो फिर कुछ लॉस भी होंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं वाई वी शुड नॉट ज्वाइन। ठीक है। फिर हम एनालाइज करेंगे कि क्या ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है हमें इसको ज्वाइन करने की, या लॉस ज्यादा है। ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट फ्लो चार्ट बनाएंगे अब हम। पहला, कि हमारे जो इंडिया रशिया रिलेशंस हैं, ये ब्रेक हो जाएंगे अगर हमने ऐसा कुछ ज्वाइन किया तो। ऑलराइट, टोटल ब्रेक ब्रेक हो जाएंगे बिल्कुल। आपको आपके मतलब एकदम कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे ये। और इससे क्या होगा कि रशिया चाइना और पाकिस्तान की और ज्यादा क्लोज जाएगा। चाइना पाकिस्तान की। अब अगर आप मैप देखेंगे, अगर सपोज ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है, तो यहाँ एक तरफ है हमारे पास चाइना की बॉर्डर, दूसरी तरफ है पाकिस्तान की बॉर्डर। या कौन अपने लैंड बॉर्डर पर दो दुश्मन ऐसे चाहेगा जिन्हें ऊपर बैठा हुआ बहुत बड़ा सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक सपोर्ट कर रहा हो? तो ईरान, रशिया चाइना पाकिस्तान नेक्सस ये और स्ट्रांग होगा अगर हम नाटो और यूएसए के ज्यादा क्लोज जाते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, पाकिस्तान की जस्ट साइड में है ईरान। ऑलराइट। और ईरान पे ऑलरेडी यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं। ईरान की ऑलरेडी यूएसए से नहीं बनती है। ठीक है। और अगर ये नेक्सस और स्ट्रांग होता है तो ईरान रशिया चाइना पाकिस्तान नेक्सस इंडिया के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। ऑलराइट। इसलिए हम नाटो या किसी भी ऐसी मिलिट्री ग्रुप से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। ओके। रही बात यूएसए के साथ डिफेंस कॉपरेशन करने की, कॉपरेशन अलग तरीके से किया जा सकता है जैसे हम क्वाड में कर रहे हैं। ऑलराइट। उसके लिए हमें एक फॉर्मल नाटो ज्वाइन करना है, यानी कि प्रॉपर ट्रीटी साइन करना है, ये एक प्रॉपर अलायंस बनाना है, ये बहुत गलत होगा। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है काउंटर में। दूसरा, हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो नहीं रह जाएगी फिर। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसे ट्रीटी साइन करते हैं, यानी कि आपने फॉर्मली उनका ब्लॉक ज्वाइन कर लिया है, ऑलराइट, तो इसमें अल्टीमेटली होगा ये कि आप जो भी अमेरिकन कन्फ्लिक्ट होंगे उसमें ड्रैग हो जाएंगे, घसीटते जाओगे उसमें, धंसते चले जाओगे। ओके, अमेरिकन कन्फ्लिक्ट। अब जैसे चाहे वो कन्फ्लिक्ट ताइवान को लेकर हो, अगर ताइवान को लेकर कल कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है चाइना यूएसए में, तो इंडिया अपने आप उसमें ड्रैग होता चला जाएगा, जबकि हमें कोई लेना देना नहीं है उस चीज से। सेम विथ ईरान, यूएसए ने वार्न किया ईरान से ऑयल नहीं खरीदना, और हमने सच में बंद कर दिया ऑयल खरीदना, जबकि चाइना ने जाके उल्टा उनके साथ 25 साल की डील साइन की है, स्ट्रेटेजिक डील। ओके। तो जब चाइना नहीं झुका यूएसए के सामने, उसने ईरान के साथ डील साइन कर ली, तो फिर हम क्यों झुके थे? हमने क्यों अपना ऑयल परचेज खत्म कर दिया? जबकि ईरान इतना लिबरल था कि वो ये इसलिए इसके लिए भी एग्री हो गया था कि आप जो ऑयल परचेज कर रहे हो उसकी पेमेंट मुझे रुपीस में कर देना, डॉलर में मत करो।
लेकिन हमने तब भी उनके साथ ऑयल परचेज करना कम कर दिया। तो अगर हम इस तरह से अमेरिका लेड नाटो को ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, तो फिर हमारी ऑटोनॉमी नहीं रह जाएगी। फिर तो हमें ईरान के सामने जैसे हम झुके ना, वैसे ही अभी हमने रशिया के टाइम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाई ना। हमने रशिया से ऑयल परचेज करते रहे यूएसए की विश के अगेंस्ट जाके, कि हमें जरूरत है हम खरीदेंगे। ओके, वो थी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो वही स्टैंड हमें ईरान के केस में भी लेना था। लेकिन अगर हम ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ये नहीं रह जाएगी। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड, कि इसका कोई ऐसा खास ज्यादा रियल बेनिफिट दिखता नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया एक आर्टिकल 5 के बारे में, दैट अटैक ऑन वन मेंबर इज अटैक ऑन ऑल मेंबर, और सब लोग मिलके कलेक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन जो नाटो प्लस का ग्रुप है, नाटो प्लस, इसमें ये आर्टिकल 5 अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कल को चाइना इंडिया पे अटैक करता है तो पूरी नाटो कंट्रीज हमारी हेल्प करेंगी, नहीं आएंगी। क्योंकि हम नाटो प्लस के मेंबर हैं, नाटो के मेंबर नहीं है। ऑलराइट। एंड दूसरा, कि देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं यूएसए की अलाइड, उनमें सिर्फ शायद एक चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला इंडिया ही है जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जहां पे सबसे ज्यादा इंट्रूशंस होंगे। फिर देखिए मैरीटाइम जो है, जैसे जापान है, वहां पे चाइनीज को अपनी नेवी को आगे बढ़ाना होगा। नेवी इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होती है इन सब चीजों में, लेकिन आर्मी सबसे पहले आती है, पहला कदम आर्मी ही बढ़ाती है हर जगह। और लैंड बॉर्डर सिर्फ हमारी है चाइना के साथ, तो हम इस तरीके से यूएसए के ज्यादा क्लोज जाके चाइना को प्रवोक नहीं करना चाहते। ऑलराइट। और जब आर्टिकल 5 का बेनिफिट है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब उसका। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारे ग्रेट पावर बनने के एस्पिरेशंस हैं। ठीक है। देखिए, एक फैक्ट ये है कि अभी हम लोग आते हैं एक मिडिल पावर में। ठीक है। लेकिन हमारे एस्पिरेशंस हैं दैट वी वांट टू बी ए ग्लोबल पावर। और अभी हम लोग को माना जाता है कि वी आर लीडिंग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर पिछले कुछ मंथ में काफी एम्फेसाइज कर चुके हैं। ऑलराइट, वी आर ए लीडिंग पावर ऑफ लीडिंग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं यूएसए, कनाडा और ये जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है ये जो यूएसएसआर से ब्रेकअप होके बनी है, पोलैंड, बेलारूस टाइप की। ठीक है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है हम एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज को। ऑलराइट। तो वी आर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, क्योंकि आप देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनी हुई अधिकतर कंट्री काफी डेवलप्ड है, और सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ी सी बैकवर्ड मानी जाती है। तो हम इन सदर्न कंट्रीज की एक वॉइस माने जाते हैं। तो अगर हम इस तरह कोई अलायंस ज्वाइन करते हैं, यानी कि वी आर ऑलरेडी ए सेकंड, बिकम ए सेकंड पार्टनर ऑफ ए ग्रेट पावर। तो फिर हम खुद कैसे पावर बन पाएंगे। ऑलराइट। देन हाउ दीज कंट्रीज लाइक श्रीलंका विल ट्रस्ट अस दैट वी आर ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन। हम लोग ये बात करते हैं ना, वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्योंकि हमारी नेवी काफी स्ट्रांग है। कम से कम इंडियन ओशन की जब बात आती है, वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी। तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे अगर हम खुद किसी और के अलाई बने बैठे हैं। ऑलराइट। और फिर इसका एक सबसे बड़ा होगा कि अगर हम ये ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारी इंडियन टेरिटरी पर यूएसए का मिलिट्री बेस होगा, जो कि इंडिया की इमेज के लिए, जैसा कि हमने कहा है, जब हम वर्ल्ड जब दो पावर में बटा था कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट में, लेड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए, तब हमने ज्वाइन नहीं किया, हमने नैन की बात की, नॉन अलाइंड रहे। तो फिर अब ऐसी क्या जरूरत है कि हमें किसी तरह का मिलिट्री अलायंस करना पड़े इनके साथ। ओके। क्योंकि जितने भी +5 में मेंबर्स हैं ना, इन सब की यहाँ पर अमेरिका के बेस बने हुए हैं, नेवल बेस। राइट। तो ये, जैसा कि अभी तक इतने डिस्कशन के बाद मुझे लगता है कि शायद इसके लॉस आउटवेट करते हैं इसके बेनिफिट को। तो ऐसा कुछ ज्वाइन करने के बारे में शायद कंसिडर नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंडली, कि अगर बात है जो बेनिफिट्स की भी बात करते हैं हम लोग ऑलरेडी इनके साथ क्वाड और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नेगोशिएट कर रहे हैं। हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं यूएसए के साथ, लाइक एग्जांपल मालाबार। ठीक है। उसके बाद डिफेंस कॉपरेशन में हमने अब को प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम वो कॉपरेशन कर रहे हैं डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। और ऊपर अगर हम बेनिफिट देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यही दिख रहा था कि ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करेगा, हाईटेक टेक्नोलॉजी शेयरिंग में काम आएगा। ठीक है। तो ये दो चीजें हम बायोलेटरल लेवल पर भी कर सकते हैं यूएसए के साथ, हम फ्रांस के साथ कर सकते हैं बायोलेटरल लेवल पर। तो फिर हमें ऐसे नाटो के क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट। सो दीज वर दी रीजन कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लॉस में इंडिया रशिया के रिलेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये जो नेक्सस बन सकता है इन चार कंट्रीज का, ये हमारे लिए बहुत डेडली होगा। दूसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो देंगे हम अपनी। तीसरा, कोई रियल बेनिफिट नहीं है, आर्टिकल 5 जैसा कुछ है नहीं नाटो +5 में। ठीक है। तीसरा, चौथा, कि हम बात करते हैं ग्रेट पावर एस्पिरेशन की और फिर हम किसी के सेकंड अलाई बनना चाह रहे हैं। ठीक है। और लास्टली, यूएस मिलिट्री बेस हमें अपने यहाँ
अलाउ करना होगा, जो कि शायद हमारी ओवरऑल इंडिया की इमेज के लिए अच्छा नहीं है, और आज तक हमने जैसे इंडिपेंडेंस से अब तक पॉलिसी फॉलो की है उसके हिसाब से भी ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब बात आती है कि फिर करें क्या। ठीक है, तो यूएसए ने ये ऑफर दिया, हमने रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा कोर्स क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी अ कोर्स ऑफ एक्शन? अगेन, आप अपने कॉमन सेंस से ही मोस्टली पॉइंट सोचने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ऐसे कोई रॉट लर्निंग ना करनी पड़े। ठीक है, तो देखिए, अभी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए रीजनल सिक्योरिटी। ठीक है, ग्लोबल लेवल की बात हमें नहीं करनी है, हमें अपने रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, दैट इज हमारी जो साउथ एशियन नेशन और इंडियन इंडियन ओशन रीजन। एक इंडियन ओशन रीजन, दूसरा साउथ एशियन कंट्रीज जो हमारी हैं। ठीक है, अब इंडियन ओशन रीजन में अब बात करें तो यहाँ पे एक नेवल बेस आता है नीचे, देगो गार्शिया। ठीक है, वो ऑलरेडी यूएसए का नेवल बेस है। ठीक है, उसी तरह से एक और है रीयूनियन आइलैंड। ओके, वो ऑलरेडी फ्रेंच का नेवल बेस है। ठीक है, तो हमें फिलहाल इनके साथ कॉपरेट तो हम करेंगे ही इन दोनों जगह पे, क्योंकि ये भी प्रेजेंट है, हम भी प्रेजेंट है इंडियन ओशन में, तो वो तो होगा। लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए रीजनल सिक्योरिटी पे, जैसे कि हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं चाइना के साथ, हमें अपनी बॉर्डर प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे पूरे साउथ रीजन में जो टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे हमारा श्रीलंका के साथ है कच्चाथीवी आइलैंड पर, राइट, हमारा बांग्लादेश के साथ भी कुछ मैरीटाइम इशू था थोड़े टाइम पहले, वो हमने सॉल्व कर लिया है, अब हो गया है। ठीक है, चाइना के साथ हमारा एलएसी को लेके, पाकिस्तान के साथ एलओसी को लेके, तो हमारा अभी मेन फोकस हमें रखना चाहिए रीजनल सिक्योरिटी पर। ठीक है, हमें बेवजह अपने एनर्जी, अपने रिसोर्सेज इंडो पैसिफिक या यूरेशिया की तरफ डाइवर्ट नहीं करनी चाहिए। इंडो पैसिफिक और यूरेशिया की तरफ अपने रिसोर्सेज को अभी डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। हमें पहले अपनी रीजनल सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी आ फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस। ठीक है, सेकंड, कि हमारा जो स्टेटस है दैट वी आर ए स्विंग स्टेट, मतलब हम इधर भी डील करते हैं, उनके साथ भी डील करते हैं, वो स्टेटस हमारा बना रहना चाहिए। स्विंग स्टेट का स्टेटस हमारे लिए सही है, हमें किसी का एक परमानेंट अलाई बन के नहीं रहना है। ठीक है, इट्स नॉट गुड फॉर अस। तो इस स्विंग स्टेट की वजह से वी आर अंडर नो ऑब्लिगेशन कि हम रशिया को क्रिटिसाइज करें, आपने यूक्रेन पे क्यों असर किया, हम ताइवान की हेल्प के लिए जाएं अगर उसके साथ कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, हमें ऐसा नहीं रखना है, हमें अपने को बांधना नहीं है किसी के साथ। ठीक है, हम कॉर्ड में आपके पार्टनर हैं, हम वो काम करते हैं साथ में, लेकिन हम ऐसा कोई आपके साथ पैक्ट साइन नहीं कर सकते, मिलिट्री पैक्ट। ठीक है, देन वी शुड अपहोल्ड दी रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो या कोई भी रीजन हो, कि देखिए जो भी रूल्स हैं इंटरनेशनल वाटर में ट्रैवल करने के, हम उसको अपहोल्ड करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो चाइना भी उसको फॉलो करे, और जो एक लॉ है यूएन क्लॉज लॉ ऑफ सी, उसको माने, और जो वो पूरा अपना जो अपना दबदबा मनाता है कि साउथ चाइना सी पूरा मेरा है, तो इस तरह की चीजों से चाइना को डिटर करने की कोशिश करें, बट डिप्लोमेटिकली, ओके, नॉट लिटरली। ये हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल सिक्योरिटी पे ध्यान देने की जरूरत है, हमें अपने रिसोर्सेज बेवजह इधर उधर डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सिंगल स्टेट का स्टेटस जो है हमारा, हमें उसको मेंटेन रखना चाहिए। एंड थर्ड, हमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करनी चाहिए डिप्लोमेटिकली, टू डिटर चाइना फ्रॉम बीइंग सो एग्रेसिव इन साउथ चाइना सी। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। ये था मेरा पूरा इशू कि हमें नाटो का मेंबर बनना चाहिए, या नाटो नाटो प्लस का मेंबर बनने में हमारे क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉसेस हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस वाज लेक्चर नंबर 5। इसके आगे भी हम और टॉपिक्स करते रहेंगे। अच्छा, आप लोगों से मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कुरुक्षेत्र और योजना पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली कोई ऐसा टॉपिक जिस पे मेंस पे आने की पॉसिबिलिटी है, उसको डिस्कस करें? क्योंकि देखिए, मैंने ये कंसिडर किया है, बट मैं अभी इतना सीरियस इसको नहीं सोचा है। लेकिन अगर आप लोग की को लगता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी जगहों पर है ये चीज़ें, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम बेटर कर सकते हैं, लाइक जैसे कि हमें अपने 15 20 मार्कर हैंडल करने से, उस तरीके से हम कर सकते हैं, आपको हमारा टीचिंग का पैटर्न अच्छा लग रहा है, वी हैव अ स्ट्रिक्ट नो नॉनसेंस अप्रोच, ओके, कोई फालतू बात नहीं, कोई इधर उधर की कोई टॉपिक को लंबा नहीं खींचना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, एंड सिर्फ पूरा मेंस को दिमाग में रखते हुए। ऑलराइट, तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप बताइएगा, हम योजना कुरुक्षेत्र पे वर्क करेंगे। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट टाइम।